सो गाइस अभी आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा आज का वीडियो किस पे बनने वाला है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल विद रानी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बेसिकली आज का वीडियो ऐसा रहेगा कि अपना 1 ईयर ओनरशिप के ऊपर रहेगा, क्योंकि अपने बाइक को जनवरी में अभी फिलहाल ही 1 ईयर होके गया और अपन ने कर लिए है 12,000 किलोमीटर। तो गाइस अभी ये वीडियो ऐसा है कि पर्पस ऑफ बाइंग दिस बाइक, सो मैंने ये बाइक क्यों खरीदा, मैंने बाइक क्यों चूज किया, तो इसके तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं आपको गिने चुने 2-3 रीजन बता ही देता हूँ। क्योंकि मेरे माइंड में जो था वो 390 एडवेंचर था, लेकिन उसका भी एक एक बोलते हैं ना नेगेटिव पॉइंट ऐसा रहता है मेरे लिए कि मेरा हाइट इशू, मैं हूँ 5.6। सो इसके लिए मैं ये बाइक की तरफ थोड़ा खींचा चला गया, क्योंकि इसका जो लुक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो 390 एडवेंचर क्यों नहीं लिया वो बताता हूँ। क्योंकि हाइट इशू जो था मेरा 5'6" है हाइट, तो अगर मैं वो खरीद भी लेता तो वो हाईवे पे तो मेरे को प्रॉपर होता, टोस पे खड़ा रहने को होता था, लेकिन प्रॉपर होता था। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा माउंटेन साइड में हम लोग जाएंगे, पहाड़ी इलाके में, तो भाई अपने को गिरना ही है वो बाइक लेके, क्योंकि थोड़ा आदत नहीं होता ना, तो फिर अगर अनइवन रोड भी आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है मेरे को। इसलिए फिर ये तो तभी जस्ट लॉन्च हुआ था जेन 3। सो मुझे ड्यूक तो ऑब्वियसली आपको पता ही रहेगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता रहेगा कि मेरे पास ऑलरेडी एक ड्यूक 200 था जेन 1। तो मैंने सोचा कि अभी अपग्रेड करना ही है तो 390 पे ही अपग्रेड करेंगे, क्योंकि 200 से 250 पे जाके कोई मतलब है नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने ये चूज़ किया 390 ड्यूक जेन 3। सो ऑब्वियसली ओवरऑल मुझे इसका ये पसंद आया कि इसका जो लुक, इसका जो बल्कीनेस और जो शार्प कर्व्स है ना इसके, यार क्या ही ओए होए होए सुपर बाइक है। ये जो डिजाइन किया है ना केटीएम ने, यार हैट्स ऑफ टू केटीएम फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो मैंने ये खरीदने के पहले जो वीडियोस देखे थे कि ये बाइक में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इंजन सीज हो रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन मैंने जब से खरीदा है टचवुड कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं कैसा रहता है, अपने बाइक चलाने के ऊपर रहता है, आप बाइक कैसे चलाते हो। बाइक का एक ब्रेक इन पीरियड रहता है, अगर आप वो ढंग से करते हो, ये वो बराबर से करते हो, तो आपका बाइक आपको प्रॉपर मेंटेन रखेगा। अगर आप ब्रेक इन पीरियड में आपने लिया बाइक और आप भगा रहे हो 150-200 पे, कोई मतलब बनता नहीं आपका। ऑब्वियस सी बात है, इंजन सीज होना ही है। सो कैसे रहता है ना, बाइक खरीदते हैं ना तभी बाइक को भी थोड़ा टाइम देना होता है, ठीक है। तो फिर ये था मेरा मैंने ये क्यों खरीदा उसके ऊपर का रीजन। तो अभी बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो अपने बाइक को 1 साल तो हो ही गया जनवरी में, और अपन ने 12,000 किलोमीटर भी क्लॉक किए। सो अभी ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसा है कि पहले तो बात कोई प्रॉब्लम है नहीं जब भी मैं चलाता हूँ या तो फिर मैं कुछ करता हूँ, टचवुड कुछ नहीं है। इसका जो पिकअप वगैरह जो है ना बाइक का, यार अल्टीमेट लेवल पे, अल्टीमेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल पिछले हफ्ते बंद किया था, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि भाई साहब जो रॉ पावर रहता है ना 390 ड्यूक का, वो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के बाद मिलता है। लेकिन आप मत करना, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्राई मत करना, क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सो अभी ओवरऑल इसका लुक वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका जो डिज़ाइन वगैरह इतना शार्प है ना यार, सुपर डिज़ाइन है इसका। जो 1390 ड्यूक है या तो फिर 790 ड्यूक है, जो अपर लेवल के जो KTM के सुपर बाइक्स है ना, उससे मैच होते हैं इसके लुक्स। सो गाइस अभी बात करेंगे इसके कंफर्ट लेवल का, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया 12,000 किलोमीटर किया है, तो ऑब्वियसली बात है मैंने बहुत घूमा हूँ 1 साल में। जैसे गोवा किया है, मेरे कोकन का 2 बार राइड किया है। सो आप देख सकते हो मेरे पेज, मेरे चैनल पे तो वीडियोस है ही। सो इसका कंफर्ट का ऐसा बात करेंगे कि अगर ये जो सीट है ना, ये थोड़ा हार्ड की तरफ जाता है, लेकिन कैसा हर 100 किलोमीटर पे रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपको। सो गाइस कैसा ना, बेसिकली ये बाइक जो है, पहली बात तो मैं सच बताऊंगा कि ये बहुत कंफर्टेबल है। और मैंने यहाँ पे इस पे जैसे कि आपको बताया कि 12,000 किलोमीटर क्लॉक कर दिए, तो ऑब्वियसली बात है मैं बहुत घूमा हूँ इस पे। सो मैं गोवा ट्रिप किया हूँ, मैं कोकन के 2 बार ट्रिप्स किया हूँ, जो मेरे गाँव जाके आया हूँ। मेरे चैनल पे है वीडियो, आपको देख सकते हो आप लोग। सो अभी कंफर्टेबल की बात हो रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये सीट सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन कैसे होता है कि एक रूल रहता है, एक रूल मानो आप कि हर 100 किलोमीटर या तो फिर 90 किलोमीटर पे आपको एक ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि आप एक ही जगह पे बैठे रहोगे तो कितना भी सॉफ्ट कुशन्स होने दो, वो बाद में नीचे ऐसा एकदम पत्थर जैसा होता ही है। तो कोई भी बाइक खरीदो या फिर कितना भी कुशन्स लगा लो कोई भी बाइक पे, आप जब तक कोई ऐसा 100 किलोमीटर के बाद आप लॉन्ग राइड करो, समझो 500 किलोमीटर का कर लो, तो अगर आप ब्रेक नहीं लोगे और फिर आप 150-200 किलोमीटर चलाते रहोगे, तो एक अनकंफर्टेबलनेस होता ही है। सो आप कोई भी आप सोफा वाला बाइक भी लेके चलाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगा, आप स्पोर्ट्स नेकेड बाइक भी लोगे तो भी आपको प्रॉब्लम आना ही है। तो उससे अच्छा ऐसा है कि आप ब्रेक लेके चलाओ, तो आपको
ये बाइक भी एकदम कंफर्टेबल लगेगा। मैं आज तक चला है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि यार मेरा कमर दर्द कर रहा है, मेरा शोल्डर पेन कर रहा है, ऐसा मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं कोकन राइड जब भी गया था उसके बाद वहां पे भी घूमा, तभी मेरे को कुछ नहीं हुआ था, मैं रोज घूमता था। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में वो सवाल रहता है कि यार ये बाइक बहुत अनकंफर्टेबल दिखता है या फिर अनकंफर्टेबल है इसका सीट पोजीशन वगैरह। मेन चीज इसका जो सीटिंग पोस्चर है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। इस पे जब आप बैठे हो ना, ये थोड़ा सा ना स्पोर्ट्स बाइक की तरफ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ना ऐसा उसका सीटिंग पोस्चर ऐसा थोड़ा झुक के बैठने का है, इतना ज्यादा भी नहीं है। क्योंकि मेरा जो जेन 1 था ड्यूक 200, तभी वो ऐसा लगता था ऐसा मैं सीधा बैठा हूँ, क्योंकि वो एकदम कंफर्टेबल लगता था। लेकिन ये बाइक जो है वो थोड़ा सा ना बेंड होके चलाना पड़ता है, एकदम थोड़ा सा बेंड होके चलाना पड़ता है। अगर आपका हाइट मेरे से ज्यादा है, मैं 5'6" हूँ, अगर उसके ऊपर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे जितना हाइट है या फिर मेरे से कम है तो थोड़ा सा आपको झुक के चलाना पड़ेगा वो बाइक। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा कि आज तक मेरे कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है या तो फिर कोई शोल्डर पे पेन नहीं आया है। मैं मोस्टली सोलो राइड्स करता हूँ, पिलियन के साथ नहीं करता हूँ। तो पिलियन के साथ किया है मैंने बहुत सारे राइड्स, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है कि मेरे प्रॉब्लम आ रहा है मेरे बॉडी पे या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं कंफर्टेबली वहाँ पे जाता हूँ, ट्रिप करके रिटर्न आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंफर्टेबल के बारे में। तो बेसिकली कंफर्टनेस के बाद अभी आते हैं अपन इसके सस्पेंशन पे, जो कि आपको सभी को पता ही है कि इसके एडजस्टेबल सस्पेंशन है। लेकिन अगर आप बाइक चलाने जाओगे ना तो फिर आपको पता है अभी इंडियन रोड्स कैसे है, तो मैं तो मोस्टली इसको थोड़ा ना सॉफ्ट पे रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बम्स आते हैं अपने रोड पे, बहुत गड्ढे है अपने रोड्स पे, तो थोड़ा सॉफ्टनेस के साइड पे ही रखता हूँ, क्योंकि फिर बाद में मेरे को जर्क नहीं आना चाहिए। क्योंकि अचानक से अपन एक गड्ढे में जब भी जाते हैं ना, हाँ रिबाउंड आ जाता है, तो फिर एक जर्क आ जाता है अपने पीठ में, फिर वो अपना राइड हमेशा के लिए बंद भी करवा सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सॉफ्टनेस पे ही रखता हूँ। तो मैंने जब जैसे आपको बताया कि कोई कुछ कराने का जरूरत नहीं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि यार मैं बाइक खरीदूंगा, सस्पेंशन थोड़ा रेज कर दूंगा या तो फिर उसको पूरा सॉफ्ट कर दूंगा। सॉफ्ट कर दो, जो है वो सॉफ्ट कर दो, लेकिन रेज वेज करने के चक्कर में मत पड़ना। जो है स्टॉक बेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टॉक है वो बेस्ट है, कुछ मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है सस्पेंशन। तो अभी सस्पेंशन की बात हो चुकी है, तो अभी आते हैं इसके टैंक पे, या इस पे आप बोल सकते हो कौन सा फ्यूल मैं भराता हूँ वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टैंक है वो 15 लीटर्स का है। तो इसमें मैं जो फ्यूल भराता हूँ वो पावर पेट्रोल भराता हूँ, XP95 जो इंडियन ऑयल पे मिलता है। मेरा एक्सपीरियंस है कि इंडियन ऑयल, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इंडियन ऑयल मुझे तो बहुत सही लगता है, इसलिए मैं इंडियन ऑयल ही प्रेफर करता हूँ। जहाँ पे भी जाता हूँ XP95 भराता हूँ, उससे मेरे को माइलेज सुपर मिली है, जो कि मैंने बहुत सारे राइड्स किए ना, तो उस पर मैंने XP95 भी डाला है और फिर मैंने कैलकुलेट भी किया है। सो हाईवेज पे मुझे ये 33-35 के अराउंड देती है, और अगर सिटी में देखने जाए तो लगभग 21, 22, 25 मैक्स तक देती है सिटी में। मैं सिटी में ज्यादा चलाता नहीं, लॉन्ग राइड से ज्यादा करता हूँ। तो फिर बाद में इसके सीसी के हिसाब से अगर देखना जाए तो ये प्रॉपर मेरे को माइलेज देते हैं, क्योंकि मेरा राइडिंग तरीका भी अलग है। मैं रैश ड्राइविंग नहीं करता हूँ, या तो फिर इसको ज्यादा रेव करके, वो बोलते हैं ना कि लिमिटर तोड़ के फिर भगाने का वैंग वैंग करके, वैसा कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं मेरे हिसाब में चलाता हूँ, क्रूज करके चलाता हूँ 90 या फिर ज्यादा से ज्यादा 100, उसके ऊपर नहीं जाने का। अगर मन किया तो कभी कभार ठीक है, ऐसा मैं दूध का धुला हुआ नहीं हूँ कि भाई मैं स्पीड नहीं चलाता हूँ मैं भी स्पीड, लेकिन जहाँ पे चलाने का वहाँ पे पूरा सेफ्टी गियर्स के साथ और आजू बाजू वालों को देख के ही ऐसे सब चलाने का है, क्योंकि अपने वजह से अपने को भी नहीं तकलीफ होना चाहिए और सामने वाले को भी नहीं तकलीफ होना चाहिए। सो जो भी कर रहे हो आराम से करो, देख के करो। सो अभी फिर से टॉपिक पे आते हैं। फिर इस पे XP95 डालता हूँ, या तो फिर मैं नॉर्मल पेट्रोल तो कभी भराता नहीं हूँ, क्योंकि इसका जो सीसी है, इसका जो पावर है, उसको अगर मेरे को मेंटेन करना है, मेरे को इसका माइलेज मेंटेन करना है, तो मुझे एक अच्छा लेवल का, अच्छा ग्रेडेड का पेट्रोल मस्ट है, इसलिए मैं XP95 प्रेफर करता हूँ। सो अभी बात रही इसके सर्विस की, सो मेरे ये 3 सर्विस होके गए हैं, क्योंकि 1 साल में तो होना ही है। तो एक्चुअली इसका जो इंटरवल रहता है, जो कंपनी बोलती है, एक तो 6 मंथ्स या तो फिर 1000 किलोमीटर फर्स्ट सर्विस होता है। तो मैंने 1000 किलोमीटर पे कराया था फर्स्ट सर्विस। तो बेसिकली वो टाइम पे क्या होता है फर्स्ट सर्विस में कि अपना नॉर्मली जो बेसिक सर्विस होता है, जैसे कि ऑयल चेंज होना या तो फिर चेन लूप करना वगैरह, ज्यादा कुछ उसमें होता नहीं है। तो और भी थोड़ा इसमें इंस्पेक्शंस करते हैं, क्योंकि जो ब्रेक इन पीरियड रहता है उसके बाद बाइक खुलता है, एक्चुअली में खुलता है। जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे वाइब्रेशंस वगैरह के, मेरे को फर्स्ट सर्विस के पहले बहुत वाइब्रेट हो रहा था बाइक, तो मुझे ऐसा लगता था यार मैंने गलती तो नहीं किया है बाइक लेके। लेकिन जैसे फर्स्ट सर्विस हो गया, ऑयल चेंज हो गया, सब प्रॉपर चेंज हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, तब से ये बाइक इतना स्मूथ और मक्खन चलता है ना, टच वुड। तो ये बाइक ऐसा है ना कि गाइस बोलते हैं ना, एक ऑल अंडर वन रूफ,
वैसा ये बाइक है। पूरा ठूस ठूस के पावर भरा है इसमें, सब कुछ भर दिया इसमें, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सब दे दिया इसमें। तो बेसिकली ऐसा है कि सब कुछ ये बाइक में ठूस ठूस के भरा हुआ है। तो ये था ऐसा कुछ फर्स्ट सर्विस का था, कुछ 1200-1300 जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अभी सेकंड और थर्ड सर्विस भी मेरा हो चुका है इस पे। तो मतलब ज्यादा कुछ खर्चा हुआ ही नहीं है। मैं तो आपको बोलूंगा ना, इसका जो खर्चा हुआ है मेरे को, सेकंड सर्विस भी लगभग 1500 के अंदर ही हुआ था और थर्ड सर्विस भी 1600 में हुआ था। अभी रिसेंटली मैंने किया था तो 1600 में हुआ था। मतलब 3 सर्विस मेरे जो हुए हैं ये 2000 के अंदर ही हुए हैं, क्योंकि अपने को लगेगा कि यार ये बाइक इतना बड़ा है, 400 सीसी का है, इतना पावरफुल है, तो इसका सर्विस कॉस्ट भी थोड़ा महंगा रहेगा। लेकिन इसका सर्विस कॉस्ट महंगा नहीं है, काफी ज्यादा मतलब ऐसा रिलायबल है कि मतलब आपको ज्यादा खर्चा भी करना नहीं होता है। अभी आगे का देखेंगे, क्योंकि थर्ड सर्विस तब तो कुछ होता नहीं है। अभी फोर्थ सर्विस, फिफ्थ सर्विस, मतलब आगे आने वाले सर्विस में पता चलेगा कि प्रॉपर ये बाइक कैसा है। और देखने जाए तो इसका पार्ट्स भी है ना एकदम मतलब महंगे नहीं है, बजट में बैठने वाले हैं। जैसे कि मैंने ये मेरा ना, मतलब मैंने जब भी मेरा नया बाइक लिया था तो ये जैसे कि है ना, जब भी मेरा फर्स्ट सर्विस होने गया था ना, तभी ये लेग गार्ड है, मेरा बाइक गिर गया था ये साइड में, राइट साइड में। तभी इधर है ना लेग गार्ड पे स्क्रैचेस आया था। और ये लेग गार्ड भी ऐसा है ना कि अंदर नहीं है, बाइक को प्रॉपर प्रोटेक्ट करता है अगर जगह पे गिरा तो वो टाइम पे गिरा था। और कैसा रहता है ना, अपना नया नया बाइक रहता है तो फिर यार मेरे को वो अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने चेंज किया था। तो वो भी मेरा 500-600 में हो गया था। एक्स्ट्रा मेरे को वो ही देना पड़ा था 600 रुपए, बाकी कुछ नहीं। तो मेरा यही ये बताने का है कि पार्ट्स इजीली मिल जाता है और अपने बजट में भी है, तो फिर मतलब कुछ ऐसा महंगा नहीं है। तो गाइस कैसा होता है मालूम है क्या, अगर आपको जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना ना बाइक का, तो मतलब पहली बात तो सर्विस सेंटर के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते। मेन चीज इसमें क्या होता है, अगर आपको बाइक लॉन्ग टर्म यूज करना है, इसका चेन मेंटेनेंस और टाइम टू टाइम आपको एयर प्रेशर चेक करने चाहिए और टाइम टू टाइम आपको फ्यूलिंग करना चाहिए। फ्यूल रिजर्व पे नहीं आना चाहिए ज्यादा। तो बेसिकली अभी स्टार्ट करते हैं चेन ल्यूबिंग से। तो चेन ल्यूब जो अपना होना चाहिए वो हर 500 किलोमीटर के बाद होना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आपके ऊपर है, अभी आप किस पे करते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो 500 किलोमीटर के बाद करता हूँ और करना भी चाहिए 500 किलोमीटर पे, क्योंकि और एक अच्छा ल्यूब यूज करना सबसे बेस्ट चीज है। मैं खुद पुटोलिन का यूज करता हूँ, क्योंकि चलो महंगा है वो, मुझे शायद से वो 1100 का पड़ा था एक बॉटल ल्यूब, तो ठीक है, लेकिन सुपर्ब ल्यूब है। तो उससे क्या होता है, अगर आप टाइम टू टाइम ल्यूब करोगे ना, तो जो रोलिंग रहता है ना आपके चेन का, वो एकदम स्मूथ हो जाता है और फिर आपको बाइक भागने में भी अच्छा रहता है। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि यार गियर शिफ्टिंग थोड़ा हार्ड हो रहा है या तो फिर ऐसा कुछ ऐसा आवाज आता है, मतलब अगर आप बाइक चलाओगे ना, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि आपके बाइक में क्या प्रॉब्लम है। तो आपके अलावा आपके बाइक में कोई और बता नहीं सकता कि क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली कैसे है कि पीछे हम लोग ज्यादातर लोग कैसे कि रेयर स्प्रॉकेट जो है वो क्लीन करते हैं या तो फिर उस पे ल्यूब करते हैं, लेकिन मेन चीज अगर रहता है ना गाइस, सो आगे का जो स्प्रॉकेट रहता है ना, फ्रंट स्प्रॉकेट, तो वो जो कवर रहता है ना, वो भी खोल के फ्रंट स्प्रॉकेट भी क्लीन करना होता है, क्योंकि आगे भी स्प्रॉकेट रहता है, पीछे भी स्प्रॉकेट रहता है। तो दोनों तरफ ल्यूब हो रहा है कि नहीं आपको देखना चाहिए, तो ही आपका चेन अच्छे से मेंटेन होगा। तो गाइस अभी आपको कैसा है कि इसमें मैंने आपको सेकंड चीज बताया कि पेट्रोल। सो इसका फ्यूल जैसे मैंने आपको बताया XP95 में डलवाता हूँ और ज़्यादातर मैं फ्यूल रिजर्व पे आने नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर रिजर्व पे बार बार आएगा तो आपके फ्यूल इंजेक्टर को प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको पूरा फ्यूल पंप चेंज करवाना पड़ेगा। ज़्यादा देर आपने फ्यूल रिजर्व पे रखा तो वो हार्म कर सकता है आपके बाइक को। ज़्यादातर लोगों का फ्यूल इंजेक्टर जो उसी के कारण ख़राब हो जाता है कि वो टाइम टू टाइम फ्यूलिंग करते नहीं है। सो और चेन भी उसी के कारण ख़राब होता है कि मैं टाइम टू टाइम ल्यूब नहीं कराते हैं। सो फिर वो पूरा सूख जाता है, फिर उसको जंग लग जाता है और फिर उसके कारण चेन स्प्रॉकेट खराब हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिनके 3-3, 4-4 महीने में स्प्रॉकेट चेंज करवाने पड़ते हैं, लेकिन टचवुड मेरा अभी तक कुछ हुआ नहीं और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि मैं मेंटेन करता हूँ अच्छे से। तो आज तक मैंने ना कोई भी वायर को छेड़खानी नहीं की है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है नेकेड बाइक है, इसके वायर्स तो इतने विजिबल रहते हैं कि आपको हर जगह पे देखो वायर दिखेंगे, लेकिन दिख रहे, लेकिन इतने अच्छे से सिस्टमेटिकली उन्होंने ऐसा बांध के रखा ना, एक एक वायर उन्होंने अच्छे से बांध के रखा है। सो मैं तो मतलब मैं खुद के लिए प्रेफर करता हूँ कि मैं इसमें कुछ छेड़खानी ना ही करूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि यार जो बोलते हैं ना कि स्टॉक ही होता है, अपन कुछ करने जाते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। सो गाइज अभी बीच में मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी हुआ था मेरे बाइक का, एकदम छोटू सा प्रॉब्लम था, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। सो मेरे ये जो टायर्स है मेटजिलर के टायर्स है, सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स है। सो इसमें कैसा है कि मेरे 12,000 किलोमीटर चल गए ये टायर्स। तो मुझे ऐसा लगता है सॉफ्ट कंपाउंड के हिसाब से तो बहुत ज्यादा चले या तो फिर प्रॉपर चले। एंड टाइम पे ना मेरे टायर में बहुत ज्यादा पंक्चर्स मिलने लगे। तो मैंने शायद से एक पंक्चर मिस आउट कर दिया था, तो उसी के कारण मेरा टायर प्रेशर थोड़ा कम था। सो एक गड्ढा मेरे को आया था बीच में, आप व्लॉग देख सकते हो मेरा प्रीवियस जाके। सो एक छोटा सा पोटहोल आया था, मतलब जो गटर का जो ढक्कन रहता है ना, वो उस पे बाइक ऐसा बैंग हुआ था और लो एयर प्रेशर के कारण वो टायर पीछे का मेरा बस्ट हो गया था और पूरा फ्लैट हो गया था। सो वो एक मेरे बाइक में प्रॉब्लम आया था।
अभी रिसेंटली, तो उसमें मेरे फ्रंट और बैक दोनों एलॉयज थोड़े से बेंड हो गए थे, और फिर वैसे भी मुझे टायर चेंज करना ही था, तो फिर एलॉय भी चेंज कर दिए, और मुझे वो इंश्योरेंस में करके मिले एलॉयज। टायर तो इंश्योरेंस में आते नहीं क्योंकि वो वेयर एंड टेयर में आते हैं, तो फिर इसमें इंश्योरेंस में तो फिर रिम्स दोनों चेंज करके मिले। पहले तो वो बोल रहे थे कि नहीं मिलेंगे, एक तो आगे का मिलेगा या तो पीछे का मिलेगा, लेकिन ऐसा तो मैंने कहीं पे सुना नहीं है कि यार मिल रहा है तो दोनों मिलने चाहिए। तो फिर ऐसा क्या होता है ना कि एक आगे का मिलेगा या तो फिर पीछे का मिलेगा। तो मैंने बात किया कंपनी में, तो फिर उन्होंने दोनों चेंज करके दिए, तो फिर मेरे को अभी चेंज करके मिले वहां से। सो उसके बाद मैंने ऐसा किया था कि मैंने फिर से वही इंश्योरेंस रिन्यू की है, क्योंकि कंपनी जो इंश्योरेंस देता है, ऐसा मुझे लगता है कि वही इंश्योरेंस फिर से रिन्यू करने में मेरी भलाई थी। सो मैंने वही फिर से कंटिन्यू किया, और मेरा 5 साल का इंश्योरेंस था, तो वो अभी तक चल रहा है, लेकिन ऑन डेप्थ जो रहता है वो 1 ही साल का रहता है। तो वो खत्म हो गया था मेरा, तो फिर मैंने वो भी रिन्यू करा दिया। तो मेन चीज पे आता है कि ये कैशलेस था, जो कि मतलब अपने को कैसे रहता है कि कुछ मैंने इंश्योरेंस कंपनी देखी है कि आपको पहले थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है और फिर आपका काम शुरू होता है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मेरा पूरा काम खत्म होने के बाद, पूरा बाइक रेडी करने के बाद उन्होंने प्रोसेसिंग फीस लिया था, तो उसके पहले तो मेरे से कुछ पैसा नहीं लिया था, उन्होंने पूरा काम खत्म कर दिया था। और सिर्फ एक प्रॉब्लम दिया था कि तो उन्होंने ना अप्रूव करने में मेरे को बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन ठीक है, चलो अभी छोड़ देते वो बात। मेन वापस मुद्दे पे आते हैं कि अपने बाइक के बारे में अपन बता रहे थे। सो मैं तो गाइस अभी जो भी आपको बताया वो सब बाइक के बारे में था, तो अभी तो शुरुआत है ये, तो अब मैं तो बोलूँगा ये तो शुरुआत है, बस 12,000 किलोमीटर हो गए, अभी तो और 1 लाख तक जाना है अपने को, उसके भी ऊपर जा सकते हैं गाइस। फिर से बोलूँगा, बीस्ट है, बीस्ट जो बोलते हैं ना, KTM का जो पावर सुपर्ब है। सो इसका कोई तोड़ नहीं है ये सेगमेंट में। मतलब मैं किसी बाइक के साथ कंपेयर नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज समथिंग एल्स। ये प्यार है, प्यार। ये आपको प्यार, मतलब ये मजबूर कराएगी कि तुम लोग मुझसे प्यार करो। डिज़ाइन के मामले में, पावर के मामले में सुपर्ब। और देखने की बात जाए तो कि ये बाइक जो है ये वैल्यू फॉर मनी है, सुपर्ब है। मेरा मतलब मैं बोलूँगा ना, मेरा पैसा वसूल है। मतलब हो गया है, लेकिन और भी वसूल होना बाकी है। अपन इसमें और राइड करने वाले हैं, पूरा इंडिया घूमेंगे इस पे। सो आप फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना, तो आपको आगे का वीडियोस भी देखने मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और क्या ही बता सकते हैं इस बाइक के बारे में, जितना बताया उतना कम है। और ओवरऑल तो मैंने आपको बाइक के बारे में बता ही दिया है। ये मेरा पर्सनल रिव्यू था, 12,000 किलोमीटर पे मेरा बाइक कैसे चल रहा है, अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है मेरे को, टच वुड। तो ये मेरा रिव्यू वीडियो था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ये वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। तो इसी तरह मिलते हैं अभी, और ज्यादा व्लॉग्स आने वाले हैं, और आगे भी बहुत सारे राइड्स प्लान किए हैं, तो अभी बस उसको एग्जीक्यूट करना है। अपने दोस्त लोग भी रेडी है राइड पे जाने के लिए। सो भाई ये बीस्ट को तो मैं और ज़्यादा चलाऊंगा और प्यार से रखूंगा, प्यार से। यार ये मेरा फैमिली मेंबर है, मतलब बोलते हैं ना कि इमोशन होता है बाइक, ये मेरा फैमिली मेंबर है। जैसे मैं खुद को संभालता हूँ ना, वैसे ही मैं इसको भी संभालता हूँ। टाइम टू टाइम सर्विस कराना चाहिए, टाइम टू टाइम फ्यूलिंग कराना चाहिए, टाइम टू टाइम ल्यूब कराना चाहिए, टाइम टू टाइम इसका ध्यान रखना चाहिए, तो ही आपको बाइक लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, चीयर्स।